Hello student, how are you? I hope you are happy. Student, welcome to our channel SS Academy Online. Student, today we will discuss about the topic derivation of equation of motion by using the method of differentiation and integration. Means student आज हम डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन और इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन विधि के द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे. ओके तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हुए हैं. फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि ये जो v है v u a s एंड t ये जो टर्म यूज किए हैं ये सारी चीज़ें है क्या. ओके तो स्टूडेंट यहाँ v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी मीन्स अंतिम वेग. u मीन्स u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी. ओके a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन and s stands for displacement. Okay and t stands for time period of acceleration. ओके स्टूडेंट यहाँ सबसे मेन बात है, ये इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ कि t जो है टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स ये वो टाइमिंग है जिसमें बॉडी में एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है. और बॉडी में एक्सेलरेशन कब तक एक्ट होता है? जब तक कि बॉडी में फोर्स अप्लाई किया जाता है. फोर्स यदि बॉडी में है तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं. जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है तो यदि मान लिया जाए कि बॉडी में फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 होगी. तो इस फॉर्मूले से देखते हैं m इंटू ए मतलब फाइनली a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. तो यदि a इज इक्वल टू 0 हो गया तो बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं है. जब बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं है तो ये क्या तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे गए हैं ये एप्लीकेबल होंगे? नहीं. कैसे? देखिए यहाँ भी एक्सीलरेशन टर्म है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. तीनों जगह यदि आप a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, वैलिड ही नहीं होंगे. ओके दूसरी चीज स्टूडेंट, ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं तीनों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन आया है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. जब बॉडी मूव करेगी तो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब नियत त्वरण के साथ वस्तु को गति करनी चाहिए. ठीक है अर्थात इसमें एक ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. ठीक है और जब बॉडी स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. कैसी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो यदि ए कांस्टेंट हो गया तो बॉडी में जो मोशन हो रही है उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने ये बताया स्टूडेंट कि ये जो t है यहाँ पर ये टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन है. जब तक बॉडी में एक्सेलरेशन होता रहेगा तब तक ही हमको टाइम लेना है, अदरवाइज नहीं. और ये जो यहाँ पे s है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी हम इसको डिस्टेंस मान लेते हैं जबकि ये गलत है. इसको हमको ऑलवेज क्या मान के चलना है? डिस्प्लेसमेंट. और ये डिस्प्लेसमेंट ही है. ओके चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है इसके एक दो ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. ठीक है जैसे कि मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ. देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये x, ये y और ये x. ठीक है ये ग्राफ खींचे हैं किस किस के बीच में? वेलोसिटी एंड टाइम
और ये भी किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम, मीन्स ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ से आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से ही त्वरण मिलता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए स्टूडेंट आप बताइए कि त्वरण क्या होगा। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में जो चेंजेस है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली। जब वेलोसिटी में जो चेंजेस है टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मीन्स एक समान रूप से हो, तो वहाँ त्वरण कैसा होता है, नियत, मतलब कांस्टेंट। मतलब इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन ए होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? और इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। यहाँ पे v कैसा है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन हो जाता है जीरो, a इज इक्वल टू जीरो। कैसे, हमने कैसा बताया, फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू होता है डेल v अपॉन डेल t। क्या बोला, डेल v अपॉन डेल t। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि v मान लो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो v माइनस यू अपॉन फाइनल टाइम मान लो t है और स्टार्टिंग टाइम मान लो 0 है। ठीक है, तो v माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे ये 0 कैसे हो गया, मान लो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी v है और या u है जो भी है, और यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो u माइनस यू या v माइनस वी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि ये जो ग्राफ शो कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और ये जो ग्राफ शो कर रहा है जीरो एक्सीलरेशन को, मतलब जब बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, सॉरी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल v अपॉन डेल t। क्लियर? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इसको यदि मान लिया जाए स्टूडेंट में यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल लूँ, बहुत ही स्मॉल, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। किसी क्षण विशेष में वस्तु के त्वरण को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको इसको बहुत ही स्मॉल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकली लिमिट लगानी पड़ती है, डेल t टेंड्स टू 0, और क्या लिख देंगे, डेल v अपॉन डेल t। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फाइनली बन जाएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्लियर? ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमको जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने हैं वो डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन मेथड से करने हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये किए। तो ये आ गया हमारा कौन सा फॉर्म, डिफरेंशिएशन फॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a dt का इधर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू dv। अब मैंने ये कर दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन का दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है स्टूडेंट, जो इंटीग्रेशन होगा ये किस किस के बीच में होगा, तो देखते हैं कि मान लिया जाए कोई बॉडी है और यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे जा रही है, उसकी इस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और यहाँ चलेगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस कितना हो गया, v हो गई, u से चेंज हो गया कितने हो गए v। इस समय टाइमिंग कितनी थी 0 और इस समय टाइमिंग कितनी थी t। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, dt, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, dv। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिमिट पुट करेंगे वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग की वैल्यू कहाँ क्या से क्या चेंज हुई है, 0 टू t, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0 और ये t, और यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ से क्या हुई है, u से v हुई है, तो ये क्या कर देंगे u से v। क्लियर? तो अब क्या करेंगे यहाँ a कांस्टेंट हो गया तो इसको बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये a बाहर
और यहाँ पे क्या बच गया dt, ठीक है, और ये हो गया 0 to t इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा dv, तो ये dv ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या कर देंगे u से v। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे dt है, dt के सामने कोफिशिएंट 1, dv है यहाँ पे कोफिशिएंट 1, तो 1 है तो इसका t हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा v हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फाइनली a बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट जैसे कि वैसे लिमिट कितनी 0 to t, तो यहाँ रख देंगे 0 से t, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v, और इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा u से v, क्लियर। तो ये हो जाएगा a, लिमिट पुट करते हैं, पहले लिमिट इसको पुट करेंगे उसके बाद इसको, ठीक है। तो t माइनस 0, क्लियर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा v माइनस u, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं a इंटू टी इधर इज इक्वल टू v माइनस u, क्लियर। तो फाइनली क्या होगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिराइव हो गया, क्लियर। कोई प्रॉब्लम आप समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्टूडेंट इसमें हम भी क्या करें, अभी क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज करेंगे। जैसा कि भी मैंने पहले बताया था, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू ये जो डेल एस अपॉन डेल टी लिखा हुआ है, इसके सामने लिमिट लगानी पड़ेगी और टाइम इंटरवल को कितना लेना पड़ेगा, 0 के बराबर, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, क्लियर, क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। तो ये हमने फिर से इसको क्या किए, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर डी एस हो गया इज इक्वल टू v इंटू डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट v है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, उसमें v की वैल्यू थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये मैंने इसमें इंटीग्रेशन किया, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, और इसमें इंटीग्रेशन कर दिया, मान लो ये, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किस किस के बीच में होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल डी एस है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है डी टी। तो लिमिट देखने के लिए हम फिर से समझते हैं कि मान लीजिए बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जब स्टार्टिंग पॉइंट में s इज इक्वल टू कितना है 0, और जब यहाँ पे चले गई तो कितना हो गया s, और यहाँ स्टार्टिंग टाइम कितना है t इज इक्वल टू 0, तो फाइनल टाइम कितना मान लेते हैं t, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट में t टाइम ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम लिमिट जो पुट करेंगे वो 0 डिस्प्लेसमेंट से s इनिशियल फाइनल, और यहाँ पे dt वेरिएबल है, तो यहाँ पे 0 टू t, कोई प्रॉब्लम। लिमिट कैसे पुट करना है, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग पुट करना है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसको ऐसे रख दी। सबसे पहले यहाँ पे v की वैल्यू पुट करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा डी एस, इसको एक बार ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 0 टू s इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है u प्लस ए टी, ठीक है, और यह है 0 टू t, और यहाँ पे dt, क्लियर। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ds 0 टू s इज इक्वल टू u dt 0 टू t प्लस ए टी डी टी, ए टी डी टी, ये कितना हो जाएगा 0 टू t, क्लियर। अब देखिए
0 to s, इसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ 1 कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा कितना फाइनली s इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 to s इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना 0 to s इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना u बाहर निकल जाएगा और u यहाँ बचेगा dt, ठीक है। तो dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी बताया था t, तो हो जाएगा t और यहाँ पे कितना 0 to t, क्लियर। प्लस यहाँ देखिए a बाहर निकलेगा, a बाहर निकाल दिए, t dt, t का इंटीग्रेशन स्टूडेंट एक फार्मूला होगा इंटीग्रेशन का कि यदि मान लीजिए x रेज टू दी पावर n है और इसका आपको यदि मान लिया जाए x रेज टू दी पावर n है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो फार्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे t बचेगा, तो t के ऊपर 1 की पावर है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइनली कितना t की पावर 1 और एक जुड़ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, और जितना ऊपर पावर होगी उतनी नीचे आएगी अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2 और लिमिट कितनी है 0 to t, क्लियर, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू u इंटू t माइनस 0 प्लस a इंटू, ये हो जाएगा यहाँ t पुट करेंगे पहले, तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाएगा s इज इक्वल टू u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू टी प्लस ये हो जाएगा फाइनली आप देख रहे हैं a यहाँ है टी स्क्वायर अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ a टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में स्टूडेंट टाइम नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में अभी तक जो हमने प्रूफ किया था इसमें टाइम का टर्म था, यहाँ पे नहीं है। कैसे, आप देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ कहीं टाइम दिख रहा है नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट मैंने दो फार्मूले लिखा, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा, क्या लिखा था, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा था v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन और इसको मान लीजिए दूसरा। तो इक्वेशन स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन से यदि हमको टाइम का टर्म हटाने, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है, तो dt जो टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पे dt जो टाइम को शो कर रहा है, इसको यदि हटाना होगा तो क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये dt से dt कैंसिल, तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ जाएगा a अपॉन वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v इंटू डी वी अपॉन डी एस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे v है और ये dv है, वेरिएबल क्या है dv, तो सेम वेरिएबल एक साइड रख लेते हैं और ये अलग अलग जो है उनको एक साइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, बस हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तीनों इक्वेशन में स्टूडेंट एक खास बात यह है कि हमको यदि इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, सॉरी डिराइव करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और फिर लिमिट लगानी है और सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं। तो इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बताइए आप, यहाँ वेरिएबल क्या है, डी एस है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी वी है। तो मान लीजिए स्टूडेंट कि कोई बॉडी है, फिर से यहाँ से मूव करना स्टार्ट की, यहाँ चले गई। मान लीजिए इस कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू कितना है 0,
और इस कंडीशन मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली, ठीक है। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। क्लियर, बस इतनी ज़रूरत है। तो यहाँ पुट कर देते हैं लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to s, और जो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ हो गई u से v। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, a को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा ds 0 to s इज इक्वल टू यहाँ बचेगा u से v और v इंटू dv। क्लियर, इंटीग्रेशन करते हैं, a ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो ये हो गया s और ये 0 से s, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ है v, तो v का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x की पावर यदि n है तो यहाँ मान लीजिए 1 है तो v की पावर 2/2, ठीक है। तो फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ v की पावर 2/2 और यहाँ पे लिमिट क्या बन जाएगी u से v। क्लियर। अब स्टूडेंट ये a है, इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये सबसे पहले v पुट करेंगे v की जगह, तो v²/2 माइनस ये फिर u पुट करेंगे तो u²/2, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू a इंटू एस, और फाइनली हम क्या लिख लेंगे 2as, इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। क्लियर। तो फाइनली इक्वेशन कैसा लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा किया s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा किया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्सीलरेशन कैसा होगा कांस्टेंट। तो फिर हमने स्टूडेंट 2-3 फार्मूले का यूज़ किए। सबसे पहले मैंने लिखा, इनको अलग से फिर से लिख दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू dv/dt, दूसरा मैंने लिखा v इज इक्वल टू ds/dt, तीसरा मैंने लिखा, तीसरा क्या लिखा, तो तीसरा मैंने ये बनाया आपके सामने, कहाँ ये, ठीक है। तो ये हो गया क्या a इज इक्वल टू v इंटू dv/ds, ठीक है। ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बने हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी एप्लीकेबल होंगे, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो, ठीक है। ये ऑलवेज करेक्ट हैं। कैसे हैं? ऑलवेज करेक्ट। स्टूडेंट इन्हें हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब कंपटीशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व की जाती है, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बेस पे आए। क्वेश्चन वेरिएबल जो एक्सीलरेशन होता है इसके बेस पे भी आ सकता है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में भी आवश्यकता हमको पड़ सकती है। इसलिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की दृष्टि से, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।